हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक है भाई, यूनिट फर्स्ट में किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं भाई? सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव कौन सा? जीवाणु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर जो टॉपिक है वो है जीवाणुओं में जनन। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जीवाणुओं में पोषण क्रिया पाई जाती है। उसके आधार पर हमने बताया था कि भाई जीवाणुओं को तीन भागों में, जीवाणुओं को पोषण के आधार पर तीन वर्गों में विभेदित किया गया है। कौन सा था? पहला स्वपोषी प्रकार के, दूसरा था परपोषी प्रकार के और तीसरी कौन सी थी? सहजीवी प्रकार के। उसके बाद जो अपना टॉपिक है जीवाणुओं में जनन। तो जीवाणुओं में रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है, जनन की क्षमता पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जनन क्या होता है। ठीक है, तो जनन की बात करें तो जनन क्या होता है कि किसी भी जो जीव द्वारा, ठीक है, अपने समान जो संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है भाई? जनन कहलाती है। तो जीव भी क्या होते हैं? एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें भी क्या होता है? जनन की क्षमता पाई जाती है। अब जो जनन की विधियां होती हैं वो भी तीन विधियां होती हैं। एक तो होता है कायिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन और थर्ड होता है लैंगिक जनन। ठीक है भाई, जनन की विधियों की बात करें तो जो जनन होता है जीवों में कितने विधियों के द्वारा? मुख्यतः तीन विधियों के द्वारा, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरिया होते हैं या जो जीवाणु होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो जनन पाया जाता है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा? एक तो कायिक जनन विधि पाई जाती है इनमें, और दूसरी पाई जाती है अलैंगिक जनन विधि पाई जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उनमें जो जनन होता है कायिक विधि द्वारा होता है, अलैंगिक विधि द्वारा होता है। इनमें लैंगिक जनन का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, उसको लैंगिक जनन का प्रकार ही मानते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उनमें आनुवांशिक पुनर्योजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसको कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं क्या होते हैं? लैंगिक जनन का कारण मानते हैं, कि इस लैंगिक जनन की विधि मानते हैं। तो मुख्य रूप से बात करें तो जो जीवाणुओं में जो जनन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? तो कायिक जनन पाया जाता है, दूसरा अलैंगिक जनन पाया जाता है। क्लियर है? तो हम यहां लिख सकते हैं कि भाई जीवाणुओं में मुख्यतया जनन कायिक जनन विधि व अलैंगिक जनन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन विधि द्वारा होता है। दूसरा हमने बताया था कि भाई जो जीवाणु होते हैं इनमें क्या होता है? लैंगिक जनन का अभाव होता है। तो जीवाणुओं में लैंगिक जनन का अभाव होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लैंगिक जनन के स्थान पर इनमें क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय होता है, जिसको हम बोलते हैं आनुवांशिक पुनर्योजन। लेकिन इनमें आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय होता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, मतलब एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में आनुवांशिक पदार्थ एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, वो कौन सी विधि के द्वारा होते हैं? वो जो होती हैं वो क्या कहलाती है? आनुवांशिक पुनर्योजन कहलाती है। तो आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय होता है, जिसे क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पुनर्योजन कहते हैं, जिसे
आनुवंशिक पुनर्योजन कहते हैं। ठीक है, तो आनुवंशिक पुनर्योजन जैसे बताया था, आनुवंशिक पदार्थों का विनय होता है। जैसे सपोज ये एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया है, इसमें जेनेटिक मेटल तो सभी में पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ सभी जीवाणु में पाया जाता है। तो इनमें एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में क्या होता है, इनका डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है, वो जिसे हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक पुनर्योजन। इसकी भी विधियां होती हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे कि भाई ये एक तो रूपांतरण विधि के द्वारा होता है, आनुवंशिक पुनर्योजन की विधियां पढ़ेंगे तो भाई कौन सी, एक तो रूपांतरण विधि होती है, दूसरी होती है प्राक्रमण विधि होती है, और एक होती है संयुग्मन विधि होती है। तो इन तीन विधियों के द्वारा क्या होता है, आनुवंशिक पुनर्योजन पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कायिक जनन की, जीवाणु में पाए जाने वाला कायिक जनन। टॉपिक है कायिक जनन। कायिक समझ गए, काय मतलब शरीर। इसमें क्या होता है, तो जीवाणुओं में उनके कायिक भागों के द्वारा, ठीक है भाई, तो जीवाणुओं में उनके कायिक भागों के द्वारा क्या होता है, नए जीवाणु का निर्माण होता है। वो जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। अब अगर जो कायिक जनन की विधियों की बात करें तो कायिक जनन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो मतलब जीवाणु में कौन कौन सी विधियों के द्वारा कायिक जनन पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला है द्विविखंडन विधि। कायिक जनन की विधियां है भाई, सबसे पहली कौन सी है, द्विविखंडन विधि। उसके बाद जो सेकंड विधि है वो होती है मुकुलन। सेकंड क्या होती है, मुकुलन। थर्ड होता है पुटी, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। और जो फोर्थ होती है वो होती है खंडी भवन। खंडी भवन, ये जो चार विधियां होती हैं जिनके द्वारा जीवाणुओं में कायिक जनन पाया जाता है। सबसे पहली द्विविखंडन विधि, दूसरी होती है मुकुलन विधि, थर्ड होती है पुटी निर्माण, और फोर्थ होती है खंडी भवन। क्लियर है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्विविखंडन के बारे में। तो सबसे पहली जो विधि है वो कौन सी है, द्विविखंडन विधि। कौन सी है, द्विविखंडन विधि। द्विविखंडन नाम से स्पष्ट है भाई, द्वि का मतलब दो, खंड बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते भी, क्या होती है, सपोज ये क्या है, जीवाणु कोशिका है। ठीक है, क्या है कि जीवाणु कोशिका, उसके अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ जैसे डीएनए पाया जाता है। तो द्विविखंडन में क्या होता है कि जो जीवाणु कोशिका होती है अपना पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है। ठीक है, अपना पूर्ण आकार ग्रहण करने के बाद इसमें जो आनुवंशिक जो पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है इसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। आनुवंशिक पदार्थ का क्या होता है भाई, रेप्लिकेशन या पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति में क्या होता है कि भाई रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होती है कि डीएनए के द्वारा, ठीक है, अपने समान क्या बनाई जाती है, प्रति बनाई जाती है। तो इसमें जो डीएनए होता है अपनी मात्रा में वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, वो क्या होती है, अंतर्वलित हो जाती है। इसमें जो कोशिका जो झिल्ली होती है क्या होती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, अंतर्वलित हो जाती है, और क्या बनाती है, पट्ट का निर्माण करती है। ठीक है, पट्ट का निर्माण करती है। और जैसे आगे हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से फिर ये क्या बनाती है, सेप्टा बना लेती है। पट्ट का निर्माण हो गया, फिर इसमें एक से दो खंड बन जाते हैं, जिससे इनके बीच में क्या बन जाती है, खांच बन जाती है। फिर ये क्या बनते हैं, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो पहले क्या थी, एक कोशिका थी, उसमें क्या हुई, अपना पूर्ण आकार ग्रहण किया, रेप्लिकेशन की प्रोसेस हुई,
जेनेटिक मैटेरियल क्या हुआ, दुगना हुआ। उसके बाद इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है अंतर्वलित होती है, पट निर्माण करती है, या हम कह सकते हैं खांच बनाती है, और धीरे धीरे जो खांच होती है संपूर्ण रूप से इसको दो भागों में विभेदित कर देती है। इस प्रकार एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और यही जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, द्विविखंडन कहलाती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जब जीवाणु कोशिका अपना संपूर्ण आकार मतलब पूरा आकार ग्रहण कर लेती है, संपूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है, उसमें विभाजन के लिए क्या होता है, जो कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति हुई। इसके बाद कोशिका में मध्य भाग में, कोशिका के मध्य भाग में कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होने लगती है। मध्य भाग में क्या होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ मुड़ने लगती है। कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होने लगती है, अंतर्वलित होने लगती है। ठीक है, एवं किसका निर्माण करती है भाई, सेप्टा या पट्ट का निर्माण करती है, पट्ट का निर्माण करती है। ठीक है, अब जैसे इसमें पट्ट का निर्माण होता है तो जो कोशिका द्रव्य होता है वो दो भागों में बट जाता है, जिससे कोशिका द्रव्य दो समान भागों में बट जाता है। ठीक है, दो समान भागों में बट जाता है, जिससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और यही जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है भाई, द्विविखंडन कहलाती है। तो डायग्राम में हमने बताया था भाई इस प्रकार से क्या है कि जीवाणु कोशिका है। ठीक है, जीवाणु कोशिका की सबसे बाहर भित्ति ये क्या है, जीवाणु कोशिका, इसके सबसे बाहरी भित्ति सेल वॉल, इसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है डीएनए, जिसको हम बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्लियर। अब उसके बाद हमने बताया था कि इसमें क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, और उसके बाद इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंतर्वलित हो जाती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ क्या हो गई, अंतर्वलित हो गई। ठीक है, और निर्माण करती है किसका, पट्ट का निर्माण करती है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल। मध्य भाग में कोशिका झिल्ली क्या होती है, अंतर्वलित होती है, किसका निर्माण करती है, पट्ट का निर्माण करती है। तो ये क्या होता है, इसका पट्ट। अब उसके बाद क्या होता है आगे, और जब इसमें विभाजन होता है तो ये क्या बना लेती है, दो समान आकार की कोशिकाएं बना लेती है।
कोशिका द्रव्य, इसका जो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है वो 2 समान भागों में विभेदित हो गया। उसके बाद ये क्या बनाता है, अलग अलग हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, द्विविखंडन विधि कहलाती है। यहां तक क्लियर?